अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मकाफाते अमल कहें या फिर जैसी करनी वैसी भरनी के 2017 और 18 में कहानी के जिस मोड़ से मुस्लिम लीग नून गुजर रही थी, आज कहानी के उसी मोड़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। सेम स्क्रिप्ट है, बस किरदार बदल चुके हैं। 2018 के इंतखाबात के नताइज जिस तरह RTS सिस्टम के बैठने के नतीजे में सामने आए थे, आज भी फॉर्म 47 का नाम लेकर हालिया इंतखाबात को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। यानी जिस आबोताब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूरज चमका था, हर जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का तूती बोलता था, इशारा अबरू पर बड़े बड़े सियासतदान को जेल में डाल दिया जाता था, किसी को भी टीवी चैनल पर दिखाना बंद कर दिया जाता था, किसी के खिलाफ करप्शन केसेस खुल जाते थे तो किसी के कारोबार को ठप कर दिया जाता था और उस्मान बुज़दार और महमूद खान जैसे ना तजुर्बाकार लोगों के रहमो करम पर सूबे के अवाम को छोड़ दिया जाता था। आज वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत बेसहारा और बेदस्तोपा हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक पेज पर रहने वाले जनरल फैज़ हमीद की सूरत में ऑक्सीजन मास्क हटा लिया गया है। जनरल बाजवा की सूरत में मुयसर बैसाखियाँ हट चुकी हैं। सड़कों पर मारे मारे फिरने की बजाय अदालतों में आकर फैसला करवाने की ऑफर देने वाले जजेस भी नापैद हो चुके हैं। 126 दिन तक तारीखी धरना दिए जाने की सपोर्ट करने वाले किरदार गायब हो चुके हैं और सूरत हाल ये हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मर मिटने वाले कारकुनान अब अपनी क़यादत को चूड़ियों के तोहफे पेश कर रहे हैं। यूटर्न का रिकॉर्ड रखने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी अब एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड कायम कर रही है। यानी गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर का ऐलान करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कुछ इस तरह से मनसूख हुआ कि क़यादत से लेकर कारकुनान तक हर एक अंगुश्ते बदद्दा रह गया कि उनके साथ हुआ क्या है। इस्लामाबाद में मुलतवी होने वाले जलसे से मुतालिक आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर को आगे किया और उन्होंने सुबह 7 बजे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुशावरत के बाद जलसा मनसूख करने का ऐलान किया। जलसे से पहले के जज्बात आपके सामने हैं, मगर जैसे ही जलसा मनसूख करना पड़ा तो अली अमीन गंडापुर ने 5-5 हज़ार के नोट कारकुनान में तकसीम करने के बाद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत पर जलसा मनसूख करने का तो कह दिया, मगर मुलतवी करना है। पार्टी कारकुनान की तरह अलीमा खान ने भी अपनी क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और उनके इस बयान के बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अलीमा खान पर तनकीद की कि गोया पार्टी क़यादत के खिलाफात और पार्टी का तिया पांचा करने में आखिरी कील ठोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने निजी टीवी प्रोग्राम के में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अलीमा खान को अगर किसी चिड़िया ने बताया कि ये मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई तो इसका जवाब वही खुद देंगे। खान जेल में हैं। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस समेत 9 मई के वाकयात में मिलिट्री ट्रायल होने पर भी खुद को तैयार कर रहे हैं। पार्टी क़यादत फैसले खुद ही कर रही है और नाम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ले रही है, जबकि क़यादत के कई लोग एक दूसरे पर ओहदों की बंदरबांट और करप्शन करने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। गर्ज ये कि जितने कम अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी बड़ी जमात शिकस्त व रेख का शिकार हुई और कारकुनान और क़यादत अपने फैसला कुनान से खफा हुए हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद ही कोई इतनी बड़ी सियासी जमात इस कदर जल्दी से टूट फूट का शिकार हुई हो। मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मुज़ाकरात और डील के नाम पर सियासी समझौता करने या होने का एक ऑप्शन अभी भी बाकी है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि गारंटी कौन देगा? सियासी जमातों या रियासत के स्टेक होल्डर्स के माबैन अगर कोई डायलॉग होता है तो उसका डायलॉग का गारंटी कौन बनेगा या सालिस कौन बनेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल का चैप्टर क्लोज होगा या फिर पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नया बाब रकम होगा? इस पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन किया है जावेद लतीफ़ साहब ने। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि ये जो PTI का जलसा एक अरसे से तैयारी हो रही थी, मनसूख हो गया, चले जलसे मनसूख हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मनसूख हुआ और जो कंट्रोवर्सी सामने आई हैं और फिर वो सुबह के वक्त ये मुलाकात होना और फिर मुलाकात के बाद आप समझते हैं कि कोई पैगाम रसाई हुई है इसके इन बिटवीन?
नहीं, देखें, बात यह है कि ये पैगाम रसानी कब नहीं थी, और ये सिलसिला हमेशा से जारी व सारी है। मैं तो 18 माह की हुकूमत में कहा करता था कि सहूलतकारी मौजूद है। मेरे अपने साथी जो थे वो कहा करते थे कि सहूलतकारी कहाँ से नज़र आ रही है, और आप जैसे लोग भी उस वक्त सवाल उठाते थे कि आप हुकूमत में हैं और फिर कह रहे हैं कि सहूलतकारी है। फिर आपने देखा कि 9-10 मई हो गया और एक अदारे ने ख़ुद एहतसाबी की तो बहुत सी चीज़ें नज़र आईं कि ख़ुद कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से सहूलतकारी थी। और जब जनरल फैज़ हमीद साहब को गिरफ़्तार किया गया तो लोग समझते हैं कि सहूलतकारी शायद ख़त्म हो गई। सहूलतकारी मदम हुई है, कमज़ोर हुई है, ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद भी कहीं ना कहीं से सहूलतकारी हो रही है? नहीं, देखें, ये एक बंदा नहीं था और ना पाकिस्तान के चूल्हें जो हिला दी गई, पाकिस्तान की मैशत से लेके पाकिस्तान की अखलाकी कदरें बर्बाद हो गई, दुनिया में पाकिस्तान तन्हा हो गया। आज पाकिस्तान के अंदर मायूसी के बादल हैं, हर दूसरा बंदा परेशान है कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। आज हर चौथा बंदा गैस बिजली के बिल देने की पोजीशन में नहीं है। इसको भी जवाज़ बना के जिस तरह इंतशार पैदा करने की कोशिश की जाती है, ये बात दुरुस्त है कि लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि गैस बिजली के बिल देने की पोजीशन में नहीं है लोग। मगर क्या पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने वाले ही पाकिस्तान के मसीहा बन जाएंगे और वही कहेंगे कि बड़ा जुल्म हो रहा है जिन्होंने जुल्म किया है। जावेद लतीफ़ साहब के जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो अभी तो जेल में है, वो मसीहा बनने वाले हैं, बन सकते हैं, बन जाएंगे? नहीं, मेरी बात सुने ना, कि इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि जिसने सारा कुछ किया है उसको कहा जा रहा है बड़ा मकबूल है। और मैं आज भी ये दावे से कहता हूँ कि अगर 8 फरवरी से पहले हकायक लोगों के सामने रख दिए जाते तो ये मुँह छुपाने के काबिल ना रहता। आज भी कह रहा हूँ कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार करने से आपने एक सिरा पकड़ा है, और अगर आप दूसरे सिरे तक नहीं जाएंगे तो इस गिरफ्तारी का पाकिस्तानी कौम को कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो ना अदारों को मिलेगा, ना कोर्ट में ट्रायल वाली बात खान साहब की हो रही है। आप समझते हैं कि ये सिरा वहां तक जा रहा है और ये मुमकिन है? देखें, मेरी बात सुन लें कि आज भी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है या करने की मनसूबाबंदी है, उसको सोच के खौफ आता है। एक पाकिस्तानी जो है वो रोज़ मरता है, रोज़ जीता है कि मेरी रियासत के साथ हो क्या रहा है। और अगर आम बंदे को पता है कि ये कुछ करने वाले हैं या ये मनसूबाबंदी हो रही है, तो क्या पॉलिसी साजों को इल्म नहीं है? क्या बाइख्तियार हलकों को ये ख्याल नहीं है कि दुनिया हमें पाकिस्तान के अंदर, देखें, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम से किसको फ़ायदा मिलता है, और इंतशार की सियासत, पुरतशद्दद एहतजाज करने वालों को कौन सी बातें बड़ी अच्छी आप कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मंजे हुए सियासतदान हैं, और आप ही की जमात इस वक्त पावर में भी है और आप ही के वज़ीर आज़म भी हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें आप कि मुस्लिम लीग की हुकूमत होते हुए 2014 आया था ना, और 2014 में किसने धरने दिलवाए थे? फिर किस तरह फैज़ाबाद धरने हुए थे? फिर आपने देखा कि पनामा में जिसका जिक्र नहीं था उस शख्स का नाम ले लिया गया, और बाकी 450 लोगों का जिनका नाम था आज तक उनका किसी ने जिक्र तक नहीं किया, और जिसका जिक्र नहीं था उसको बेटे से तनख्वाह ना लेने पे आपने सजा दे दी। तो किसी ने आज तक पूछा है उनको? 18-16 महीने की गवर्नमेंट और फिर ये गवर्नमेंट कंपनसेशन नहीं हुई आप लोगों की? अब आ जाएं जो 15-16 माह की हुकूमत थी। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो 15-16 माह की हुकूमत जिस भी जज्बे कुर्बानी से उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे या आज के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी गर्दन पेश कर दी, क्या फ़ायदा मिला पाकिस्तान को? हमारी जो एक पाकिस्तानी कौम के अंदर उम्मीद थी हमारे वाले से,
जो एक वलवला, जज्बा, जोश था लोगों के अंदर नवाज शरीफ के हवाले से, कि जब भी नवाज शरीफ आता है डिलीवर करता है, पाकिस्तान को मजबूत करता है, मईशत को मजबूत करता है, 2 वक्त की रोटी लोगों को मिलती है, गैस बिजली के बिल जो हैं वो कंट्रोल रहते हैं, पेट्रोल के प्राइस कंट्रोल रहती हैं, डॉलर नीचे रहता है। ये आज 18 माह की हुकूमत में हम कर सके, नहीं कर सके हम। शहबाज शरीफ को वजीर आजम लगाने की ऑप्शन भी तो नवाज शरीफ साहब ने ही दी थी ना, ज़ाहिर है कि वो अग्री किए थे। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ले लें इस पे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नहीं चाहते मैं उस वक्त भी बड़ा क्लियर था, उस वक्त भी मैं कहता था कि उस वक्त की एक इत्तेहादी जमात ने ये जो माहौल बनाया जा रहा था, जनरल फैज़, जनरल बाजवा और जस्टिस साकिब निसार बंदयाल साहब के हवाले से, सब के जो लोग थे उनके हवाले से जो एक माहौल बनाया जा रहा था, उस माहौल से मुतासर हमारी इत्तेहादी जमात बनी या वो भी हिस्सा थी, ये खुदा जाने। वक्त आएगा तो वो भी चीज़ें सामने आएंगी। अदम एतमाद कामयाब हुआ, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ, पहली दफ़ा हुआ। और मकबूल जो नहीं था वो मकबूल हो गया, जो मकबूल थे वो गैर मकबूल हो गए। ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में रातों रात आपने चीजें देखी हैं। पन्ने थोड़े से खोले हैं, तो मैं भी आपको थोड़ा माजी में ले जाऊं। ये जो दैट आई नो कि बाजवा साहब ने कन्विंस किया और इलेक्शन पे जाने वाले थे, दैट स्टोरी एवरीबडी नोज। लेकिन क्या वाकई बाजवा साहब ने धमकी लगाई थी मार्शल लॉ की? देखें, ये तो मुझे इल्म नहीं है, मगर मैं आखिरी दिन तक, क्योंकि मैं कैबिनेट का हिस्सा था जब 2 दिन की एक्सटेंशन दी जा रही थी, उस दिन मैं जो माहौल देख रहा था वो ऐसा ही माहौल था कि जिस तरह उनके प्रेशर में हैं चीज़ें नज़र आ रही थी। और मैं आज बिल्कुल तो ये कैटेगोरिकली ये बात करता मार्शल लॉ वाला खुदा ना ख्वास्ता ये सीन हो सकता है जो आप बता रहे हैं? ये हर किस्म की थ्रेट मौजूद थी उस वक्त। और आपने जो उस दिन भी देखा या उससे पहले जो माहौल देखा, जो वजीराबाद भी आपने देखा, मैं आज भी ये कहता हूँ कि वो भी एक मनसूबाबंदी के तहत वो ड्रामा रचाया गया था। अच्छा। और मॉडल टाउन वाला भी कभी मैं बताऊंगा कि वो कैसे वो भी ड्रामा वक्त है, बता दें, बना। और वजीराबाद भी टाइम है। फिर आप अगर उस वक्त का एक डीएसपी होता था उमर विरक, हाँ जी, लाहौर में सीआईए में, अगर उसको इन्वेस्टिगेट कर लें तो मॉडल टाउन का जो मंसूबा था वो आप साजिश नज़र आ जाएगी। और फैज़ अमीर साहब से पूछ लें, आपको वजीराबाद का कच्चा चिट्ठा नज़र आ जाएगा। तो यानी आप कह रहे हैं कि मॉडल टाउन के वाक़े में उमर विरक साहब मुलव्विस थे और ये गवर्नमेंट उस वक्त की जो पंजाब गवर्नमेंट थी उसकी हिमा पर नहीं हुआ था। और ये उसके खिलाफ आज उसका बेटा, आज उमर विरक का बेटा पीटीआई की तरफ से एमपीए है। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो वाक़या मॉडल टाउन जो मीडिया पर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा, जो कि एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, वो पंजाब गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं था, वो कहीं और से इंस्ट्रक्शन आई थी पुलिस को, कहीं और से था। और उसको आप कंगाल के देखेंगे तो आपको चीजें नजर आएंगी। कितनी हिम्मत होगी, कहाँ से ही उसके पास ये हिम्मत नहीं। देखें मेरी अर्ज सुन लें। एक डिप्टी जो है, डिप्टी सुप्रेंटेंडेंट, उसमें कितनी हिम्मत होगी? पकड़ा है ना उसको, कितनी हिम्मत होगी उसमें? कहाँ से आती है, मैं यही पूछ रही हूँ। बहुत सी चीजें नजर आ रही है ना, कहाँ से आई थी ये हिम्मत? तो आखिर मेरी जो आज आपको नजर आ रही है हिम्मत, क्या उस वक्त हिम्मत आपको नजर नहीं? आज भी गवर्नमेंट देने वाले तो अंदर चले गए। नहीं, वो उस वक्त भी हिम्मत देने वाले नहीं थे, अंदर जाने वाले भी आज इतने कमजोर नहीं है कि पीछे कोई होए ही ना। खुल के बताएं। नहीं, मैंने जो कहना था मैंने आपको कह दिया। नहीं, देखें, मैं आपको कह चुका कि अगर आज पॉलिसी साज, अगर आज अदारों में बैठे जिम्मेदारान नहीं जज कर पा रहे, आज के इंटेलिजेंस अदारे आपको नहीं बता रहे कि पाकिस्तान के अंदर कौन खिलवाड़ करना चाहता है,
कौन इंतशार पैदा करना चाहता है, उसके रूट्स का अगर नहीं पता तो फिर इन अदारों को बंद कर देना चाहिए। और अगर आप में हिम्मत नहीं है कि आलमी कुव्वतों के दबाव में आपने 1.5 साल से 9-10 मई करने वालों को सजा नहीं दे पा रहे, तो फिर कल को आप किस तरह पर्सन तो कर सकती हूँ टीवी पे बैठ के और आप बता भी सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि गवर्नमेंट आप लोगों की है, इदारे आप लोगों के अंडर है, तो ये तो आपकी गवर्नमेंट को चाहिए। मेरी बात सुने, इस तरह ना करें। नहीं फरवा, देखें बात यह है कि मैं जब ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को बोलना चाहिए तो लोग कहते हैं कि जनाब तू हर दफ़ा यही बात करता है। मैं तो आज आपको ये कह रहा हूँ कि 2 अदारे जो उस वक्त एक पेज पे थे और कुछ मीडिया उस में शामिल था, जिन्होंने 2014 से 2017 लेकर आए, वो सारे 2017 का जो गलत फैसला किया, रियासत के खिलाफ फैसला किया, बज़ाहिर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला था, मगर दरअसल आज नज़र आ रहा है कि रियासत के खिलाफ फैसला था। उनको तर्जमानों को बोलना चाहिए और नवाज शरीफ को आलमी दबाव जो पाकिस्तान के अंदर होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस गर्दाब में फंसा है, तीनों को बोलना चाहिए ताकि पाकिस्तानी कौम क्लैरिटी से, माइंड क्लियर से आगे बढ़ सके। लेकिन मैं इस पे एक और सवाल ये बनता है कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद कोई रद्दमल देंगे, क्योंकि इंसाफ वो मांग रहे थे, अवाम से भी, अल्लाह से भी मांग रहे थे, 5 का टोले का भी जिक्र किया, लेकिन वो उस तरीके से उस पर बोले नहीं, उन्होंने कोई स्टांस अपना अवाम तक पहुंचाया नहीं क्लियर कि वो क्या खुश हैं, परेशान हैं, या ये होना चाहिए था, वो मुतमईन है, वगैरह वगैरह। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मुझे ये बताइएगा जावेद लतीफ़ साहब, क्या जनरल फैज़ ने कोई ऑफ़र नून लीग को दी थी कि आप मुझे बना दें सिपा सलार और मैं मसले ठीक कर दूंगा? देखें, ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी के वफादार नहीं होते। नहीं दी थी ऑफर, किसी से कमिटमेंट निभाने वाले नहीं होते। मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लें पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शख्स एक दफ़ा एक शख्स को धोखा दे सकता है, दूसरा शख्स ये तवक्को रखे कि ये मुझे भी धोखा दे सकता है। अब आ जाएं, जो ऑफर्स की आप बात कर रहे हैं, तो आप जनरल बाजवा के रोल से समझ जाएं कि कौन कुछ ऑफर कर सकता है और कहाँ तक जा सकते हैं। जनरल बाजवा का आपने जिक्र किया, टाइम की किल्लत है, मैं यहीं पे आपसे पूछ लेती हूँ, फैज एक तरफ और फिर बाजवा साहब की तरफ अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, क्या वजह? देखिए, ये तो अदारों को देखना है। मैंने जिस तरह शुरू में आपको कहा कि एक सिरा पकड़ा गया है जनरल फैज़ की शक्ल में, अभी तो दूसरा सिरा बहुत दूर है, उसमें साकर निसार भी आएंगे, उसमें बंदियाल गुड टू सी यू वाले भी आएंगे, उसमें बाजवा साहब के साथ और भी बहुत से प्लेयर थे। सबको अगर देखेंगे दयानतदारी से तो बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। और अगर देख लेंगे, अगर दयानतदारी से देख लेंगे तो पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से बच जाएगा। और अगर फिर भी यहाँ झोंक मारी गई, आज भी अगर एक सिरे को पकड़ के यहीं रोक दिया गया तो ये और ज़्यादा नुकसान रियासत का हो जाएगा, भला नहीं हो सकेगा फिर। तो ये जो जितने भी आपने कैरेक्टर्स के नाम गिनवाए हैं, आपको लगता है कि एक सिरे से जो मौजूद है, इन तमाम सिरों तक कार्रवाई जाएगी? जानी चाहिए, जाए बगैर मुल्क नहीं चल सकेगा। जाएगी, जाए बगैर आप कहें जाएगी, जानी चाहिए। फैसला कर लिया गया? नहीं, मैं तो फैसला करने वाला नहीं हूं। मैं तो आपको एक अपना जो एक एनालिसिस है, एक मैं जो तकलीफ महसूस कर रहा हूं बतौर पाकिस्तानी के, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं कि अगर एक सिरा पकड़ा गया है तो आखिरी सिरे तक जाना चाहिए। एक आप मुझे सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि साकिब निसार इस जद में आएंगे, क्या कहेंगे? देखें, जो आज तक ज़मान पार्क में मनसूबाबंदी होती आई है, जो सहूलतकारी साकिब निसार की शक्ल में, जो सहूलतकारी जनरल फैज़ की शक्ल में मैसर रही है इन 2 सालों में, उसके मुताबिक तो सारे इसमें आते हैं। अगर कोई छोड़ना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है। जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
गुनाहगार जो थे वो आज भी घरों में बैठे हुए हैं। इसी वजह से तो लोगों के अंदर शकूक व शुबात पैदा होते हैं कि भाई आप एक गुनाहगार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो शाम को घर चला जाता है और तीसरे को आप पकड़ लेते हैं, चौथा पैसे देता है तो वो छूट जाता है। आपने देखा कि लाहौर में, खास तौर पर मैं लाहौर की बात करता हूँ, जिन्ना हाउस हमला करने वालों को कुछ इंसाफ फराहम करने वालों के अजीज़ो कारब थे, उनको छोड़ा गया और एक दफाई अदारे के जिम्मेदार शख्स ने बहुत से लोगों को छोड़ा। तो फिर उसके बाद आप इंसाफ आपके कहने का मकसद ये है कि इंसाफ मुकम्मल होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपने वक्त निकाला। आप अगर अनबाइस्ड होकर हमें बता सकें कि क्या वाकईतन जो अलीमा खान साहिबा ने इल्ज़ामात की सूरत में वो जो ऑडियो उनकी सामने आई है, क्या वाकई ही इमरान खान साहब को मौजूदा क़यादत जो है वो जेल से बाहर निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फरवा, बात यह है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो पीटीआई की क़यादत है मौजूदा, इस क़यादत में कई लोग ऐसे हैं जो जिनकी लीडरी चमक इसी बात पे रही है कि इमरान खान जेल में है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है जो उनको जेल में दी जाती है, और वन साइड पिक्चर भी उनको दिखा सकते हैं, उनको कोई गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं जिसकी बेसिस पे वो फैसला करते हैं। तो मुझे नहीं इल्म कि ये किस तरह से हुआ, लेकिन ये जब जलसा कैंसिल हुआ था, एनओसी से कैंसिल हुआ था, और मैं देख रहा था कि जो पीटीआई की लीडरशिप जो है वो भड़कें लगा रही थी, तो अपने दोस्तों में मैंने बात की थी। मैंने उनसे कहा कि जलसा नहीं होगा और ये कॉल ऑफ करेंगे इसको कल, बिकॉज ये पहली बार नहीं हुआ, ये बारहा ये हो चुका है। और ये कभी भी ये इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, जसारत नहीं दिखाई कि बाहर निकलें और ये सारा काम करें। अभी इमरान खान को जेल गए भी तकरीबन साल से ऊपर हो गया, ना कभी हमने कोई धरना देखा, ना हमने कोई पॉलिटिकल मूवमेंट देखी, ना हमने जो करने वाला काम है, यानी ऑपोजिशन अलायंस बनाने वाला काम है कि जिसके अंदर ऑपोजिशन का अलायंस बने, ना वो अलायंस बनते हमने देखा। अपनी अपनी लीडरशिप सब चमका रहे हैं, अपनी अपनी कहानियां लेके चल रहे हैं, और हर थोड़े दिन बाद नहीं, आप कह रहे हैं कि मौजूदा क़यादत बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और जो अलीमा खान साहिबा ने कहा है उसको आप बिल्कुल सेकंड कर रहे हैं। लेकिन अनदर क्वेश्चन इज़ कि इमरान खान साहब जब आज बड़े खुश दिखाई दिए नैब की जब केस में पेशी में वो आए, और फिर जो उनका बयान सामने आया है कि उन्होंने ये जलसा इसलिए मनसूख करने का कहा कि कोई 9 मई जैसा खुदा न ख्वास्ता वाक़या ना हो जाए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सुबह 7 बजे मुलाकात होना, क्या वाकई कोई किसी के कहने पर ही जलसा मनसूख किया है खान साहब ने? देखिए, हम तो अजम्पशन ही कर सकते हैं। मैं और आप इस वक्त कम्प्लीटली एक पोजीशन में, शायद आपके पास मेरे से ज़्यादा बेहतर खबरें मौजूद हों, मेरे पास खबरें मौजूद नहीं है। मैं तो अपनी एनालिसिस दे सकता हूं, क्योंकि इस पार्टी के साथ मैं 30 साल से एफिलिएटेड हूं। जब से ये पार्टी बनी है उसके एफिलिएशन है। मैं कोई 1993 से इमरान खान के साथ हूं, शौकत खानम के दिनों से, बिल्कुल वर्ल्ड कप के फौरन बाद से मैं उनके साथ जुड़ गया था, उसके बाद उनके साथ। तो नोइंग ऑल दिस, तो ये मैं उसको अजम्पशन मेरी हो सकती है, बाकी मेरी खबर मेरे पास कोई नहीं है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो जलसा कैंसिल होना और सारा कुछ जो है, ये इसका दारोमदार सिर्फ इस बात पर है कि इमरान खान को अंदर क्या इन्होंने ऐसी बात बताई जाके, या क्या खबर ऐसी दी कि जी गदर हो जाएगा, लोग बाहर निकल जाएंगे। आपने कर्सा इमरान खान साहब के साथ निकाला है, इज देयर एनी चांस कि कोई रवाबित एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इस्तवार हुए हों? मुमकिन है हुए हों, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इमरान खान ने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम तो किया है। इमरान खान जो वजीर आज़म रहे, तो बार बार अपने मुंह से कहते रहे, और हम सब इस बात के विटनेस थे कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल साथ थी और एक पेज पर थे, और बड़ी ज़बरदस्त हमआहंगी के साथ हुकूमत चला रहे थे। और आइंदा भी जब भी आएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमआहंगी करनी ही पड़ेगी। भले इमरान खान को दो अक्सरियत मिल जाए, एक अज्यूम कर लें कि ऐसा हो जाए, तो भी, क्योंकि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल रहा है, अभी भी है और रहेगा। मुझे ये खत्म होता नजर नहीं आ रहा, और इसको खत्म, मैं समझता हूँ कि खत्म होना भी नहीं चाहिए। एक हद तक एस्टेब्लिशमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसमें स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, जिसके अंदर हम चारों तरफ से
दुश्मनों में घिरे हुए हैं। एक तरफ हमारे हिंदुस्तान लगा हुआ है, एक तरफ हमारे ट्रबल्ड बॉर्डर ईरान का है, और दूसरी तरफ हमारे पास अफगानिस्तान लगा हुआ है, जो एक अपनी एक एंटी पाकिस्तान पॉलिसी स्ट्रेटेजी लिए हुए है। वो सारी चीजें हम नेबर्स तो चेंज नहीं कर सकते, तो हमें एस्टेब्लिशमेंट की तो जरूरत पाकिस्तान को रहेगी और रही है। और अल्लाह जाने कि हम आने वाले 100 साल में 200 साल में चीजें चेंज हो जाएं तो हो जाए। फिलहाल तो मुझे लगता है कि जो भी हुकूमत आएगी, देखें हमने नवाज शरीफ को सुना है एस्टेब्लिशमेंट को पाक फौज के लिए उल्टी सीधी बातें करते हुए, हमने सुना है उनको। हमने उनसे पहले भी सारों को सुना है, पीपल्स पार्टी भी इस तरह के बयान देती रही है। तो लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि जब भी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर सब ऑल इज वेल हो जाता है। आप कह रहे हैं कि अगर बानी पीटीआई के साथ भी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो ये इट्स अ नॉर्मल थिंग, ये होता है, ये ऐसे ही चलता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये जो मिलिट्री ट्रायल की बात हो रही है खान साहब के, और अक्सर और बेशतर जगहों पर ये ट्विटर पे खास करके बड़े लोग ये कह रहे हैं कि जल्द ही इमरान खान साहब इसकी जद में आएंगे। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट? अगर ये होता है तो आप समझते हैं ये होना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल ये ऐसा होगा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान एज ए सिविलियन एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। कोई पाकिस्तान में ऐसी मिसाल नहीं है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुआ हो, तो इस बार भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये वैसे ही लोग बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। और इंटरनेशनल प्रेशर्स भी बहुत होंगे। इमरान खान एक इंटरनेशनली नोन आदमी है, वो कोई नवाज शरीफ या अल्ताफ हुसैन नहीं है कि जो इनके साथ ये काम किया जा सके। तो वो खासा इट्स अ डिफिकल्ट टास्क एंड आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। अच्छा, लेकिन जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होना और फिर उसके बाद ये इसको लिंक करना, ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं सवाल आपसे पूछूं, आप समझते हैं कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी पीटीआई का लॉस है? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने एक चीज़ पे बड़ी मुझे हैरत है कि मैं लोगों के बयानात देखता हूँ जो जनरल फैज़ के खिलाफ या जनरल बाजवा के खिलाफ दे रहे होते हैं। मैं उसमें देखता हूँ कि ये कई लोग ऐसे हैं जो जनरल फैज़ से सिर्फ मिलने के लिए हफ्ता इंतजार करते थे, और जनरल फैज़ से मिलने के बाद वो हफ्ता जो है वो लोगों को बताते फिरते थे। बहुत लोग ऐसे हैं जो सिफारिशें डलवाते रहे, जिनका मकसद ही जीने का ये था कि वो जनरल फैज़ से उनकी किसी तरह से मुलाकात हो जाए। और वो लोगों को मैं देखता हूँ कि वो उठ के बड़के लगा रहे होते हैं कि जी मुझे फैज़ साहब ने ये कहा था, मुझे ये कहा था। अल्लाह जाने कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन मैं लोगों की वो जो खसलत है वो देखता हूँ, और जो लोगों की जो रवैये हैं वो देखता हूँ कि पावर और पैसे के साथ कैसे चेंज होते हैं। तो डू यू थिंक इट्स अ लॉस और इट्स नॉट? I would not say that it's a loss to PTI. I would not say it will benefit to PTI. जाहिर है कि कहीं ना कहीं PTI को हर्ट तो ज़रूर करेगा, क्योंकि जनरल फैज़ की जो कुर्बत थी PTI के साथ वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं हर्ट ज़रूर करेगा, लेकिन I would not say it's a loss to PTI. So thank you so much इमरान इस्माइल साहब for giving us your time. So another way कि ये बात तो साबित हो गई कि जनरल फैज़ के जो रवाबित हैं वो पोस्ट सरगर्मियाँ जो इल्ज़ाम लगे हैं वो वाकई सादिक उतरते हैं। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कच्चे के इलाके में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आखिरी वक्त है, लगता है आज शहीद हो जाएंगे, क्योंकि जहां हम रात को मौजूद हैं यहां दिन में भी कोई नहीं आता। ये वीडियो और वो शाम इन एहलकारों की जिंदगी की वाकई आखिरी शाम साबित हुई और वो कच्चे के डाकुओं के हाथों शहीद हो गए। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके माचका कैंप पर डाकुओं ने नफरी तब्दील करने वाली पुलिस मोबाइल्स को रॉकेट लॉन्चरों से निशाना बनाते हुए 12 एहलकारों को शहीद और 6 को जख्मी कर दिया। पुलिस ने कच्चे में डाकुओं की नकलो हरकत रोकने के लिए माचका में कैंप कायम किया हुआ था, जहां पर 25 के करीब मुसल्लह डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हमले के बाद से 5 एहलकार लापता थे, जिन्हें सर्च ऑपरेशन में रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि मरकजी मुलजिम बशीर शर को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हलाक कर दिया है। वाक़े के बाद जिले भर की पुलिस की भारी नफरी को जाए वकुआ पर तलब कर लिया गया है, मगर डाकुओं के इस हमले से मुतालिक कई सवाल जन्म दे रहे हैं। जैसा कि इंकशाफ हुआ है कि डाकुओं के हमले का निशाना बनने वाले पुलिस एहलकारों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी।
एसओपीज के मुताबिक शाम के वक्त या फिर अंधेरा छा जाने के बाद इलाके में नकलो हरकत नहीं की जाती, बल्कि पुलिस की नफरी की तब्दीली दिन की रोशनी में होती है। इलाके में शदीद बारिशों की वजह से जगह जगह कीचड़ था और रास्ते व्हीकल्स के जाने के लिए मौजूद नहीं थे, मगर रास्ता क्लियर है या नहीं, काफिले की रवानगी से कबल क्या इसकी रेकी की गई या नहीं, क्योंकि अगर रेकी की जाती तो डाकुओं के हमले से मुमकिना तौर पर बचा जा सकता था। इस किस्म की नकलो हरकत के लिए मकामी लोगों से मुतबादिल रास्ते के लिए रहनुमाई भी ली जा सकती थी, जो कि ज़रूरी थी, और डाकुओं की मौजूदगी और मुमकिना हमले से मुतालिक स्पेशल स्ट्रेटजी या फिर नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार होने की मनसूबाबंदी भी ज़रूरी थी। इस किस्म की एहतियात और मनसूबाबंदी यकीनन पुलिस टीम्स तरतीब देती हैं, मगर गुज़श्ता रोज़ होने वाले हमले ने पुलिस की कमज़ोर हिकमत अमली को बेनकाब कर दिया है। पुलिस एहलकारों पर पहली बार हमला नहीं हुआ, बल्कि अब से पहले भी कई पुलिस एहलकार अगवा और डाकुओं के हमले में शहीद हो चुके हैं। कच्चे के डाकुओं की अगर बात की जाए तो ये डाकू तो कच्चे के हैं, मगर तरबियत इनकी पक्की है, असलहा भी इनके पास पक्का है और उनकी बुनियादें भी शायद यकीनी तौर पर पक्की हैं। यही वजह है कि 2014 में छोटू गैंग के खिलाफ राजनपुर में होने वाले ऑपरेशन से लेकर आज तक कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुतादिद ऑपरेशन हुए, मगर पुलिस को खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल सकी। सवाल ये भी है कि कामयाबी मिलेगी भी कैसे, क्योंकि ऐसी खबरें भी सामने आती हैं कि कच्चे के डाकुओं को असला फराहम करने के लिए वजीरों और मुशीरों की गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं, और ऐसी खबरों पर ना तो कोई तहकीक होती है, ना तफ्तीश होती है, ना कोई रिपोर्ट मंजर आम पर आती है। यही वजह है कि कच्चे के डाकू अपने अज़ाइम में पक्के होते चले जा रहे हैं और अगवा बराए तावान, कत्ल और तशद्दुद के 20 मुकदमात में मुलव्वस हैं। कच्चे का इलाका, जो कि 3 सूबों के सरहदी इलाकों और दरियाए सिंध की साहिली पट्टी को लेकर करीबन 300-400 एकड़ के जंगलात और मैदानी इलाकों पर मुहित है, पुलिस के ऑपरेशन के लिए दर्दे संद बना हुआ है। कच्चे के डाकू 80 की दिहाई से इलाके में खौफ की अलामत है, मगर उनके पास जदीद असलहा है और सड़कों की तामीर के बाद से वो शहरी इलाकों में वारदातें करने, कराची और पंजाब से लोगों को अगवा करने और भत्ता लेने में पेश है। 5 साल के बच्चे से लेकर 70 साला बुजुर्गों, हामला खवातीन और नौजवान लड़कियों और लड़कों को हनी ट्रैप और असलहे के जोर पर अगवा करके सालाना 1 अरब रुपए भत्ता वसूल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस 400 लोगों को कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया। कच्चे के डाकुओं के पास RR-75 जदीद बंदूकें, मार्टर गोले, रॉकेट लॉन्चर और बख्तरबंद गाड़ियों समेत दस्ती बम और कई मुहलिक हथियार दस्तयाब हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बुकटी कबीले ने अपने एक सरदार के कत्ल का बदला लेने के लिए कच्चे के डाकुओं को चंद दिनों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और डाकू कुरान उठाकर माफिया मांगने पर मजबूर हो गए थे। मगर दूसरी जानिब 2014 से अब तक 1 दिहाई हो चुकी, वक्तन फवक्तन 20 ऑपरेशन हुए, अरबों रुपए का बजट और वसाइल इन ऑपरेशंस में झोंके गए, मगर ना तो कच्चे के डाकू काबू में आ सके और ना ही आम शहरियों की जिंदगी से डाकुओं का खौफ खत्म किया जा सका। क्या मजबूरियां, क्या मसाइल हैं और किस किस्म की रुकावटें पुलिस को दरपेश हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक IG पंजाब चौधरी याकूब साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी याकूब साहब, आपने वक्त निकाला। चौधरी याकूब साहब, ये फरमाइएगा कि बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, पंजाब पुलिस के 12 एहलकार शहीद हो गए हैं, 6 जख्मी हुए हैं और हुए भी कच्चे के पक्के डाकुओं के हाथों हैं। ये लैक कहाँ पर आ रहा है हमारी पुलिस में? देखिए, ये तो एक जो मैंने अभी अखबारात के जरिए पढ़ा है या टीवी के ऊपर सुना है, तो ये उन्होंने एम्बुश किया है इनको। इनकी गाड़ी जो है वो वहाँ पे कोई बारिश की वजह से फंस गई। जिस तरह पुलिस के पास गाड़ियों की कोई इतनी अच्छी हालत नहीं है, बाहर सूरत वो गाड़ी फंस गई और वहाँ पे खेतों के दरमियान वहाँ पे डाकुओं ने इनको एम्बुश किया और वहाँ पे इनको पहले आर्म फायर किए राइफल के साथ, फिर उसके बाद इनके ऊपर भारी असले के साथ फायर किए। तो ये बड़ा अंदोनाक वाक़या पेश आया। मैं समझता हूँ कि ये जहाँ पे एक बहुत ही अंदोनाक वाक़या है, हुकूमत के लिए एक बहुत सबक की बात है कि इस किस्म के क्रिमिनल्स जो डाकू जो हैं,
जो कच्चे के इलाके में जिन्होंने पनाह ली गई है, और इसको कई साल हो गए हैं इस सूरत हाल को। इसको यकदर ख़त्म करना चाहिए। उसके लिए तमाम फोर्सेस की, कोई डाकू, कोई क्रिमिनल, कोई टेररिस्ट स्टेट के खिलाफ नहीं लड़ सकता। लेकिन लेकिन याकूब साहब, मैंने आपसे सवाल ये किया था, बिल्कुल ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है, जितना अफसोस किया जाए कम है। पुलिस कहाँ पर लैक कर रही है? क्योंकि 2.25 खरब रुपए का बजट है और उसमें आप ये देखें कि जो बेसिक एक नेसेसिटी होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट, वो भी उनके पास मौजूद नहीं है पुलिस एहलकारों के पास। तो फिर हमारी पंजाब पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? जो जितना बजट है उसको अगर आप उस बजट की डिटेल देखेंगे तो बहुत सारा बजट जो है वो उनकी तनख्वाहों और उसके ऊपर उठ जाता है। बहुत कम बजट रहता है पुलिस के पास जो ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब बजट नहीं है पुलिस के पास। ये 1.5 खरब जो 1 लाख से ऊपर फोर्स है, और उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ बजट नहीं है। इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़े वो पॉपुलेशन में सूरत हाल को कंट्रोल करना बाहर सूरत इतना आसान भी नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज से नबुर्द आजमा होने के लिए ये हुकूमत के लिए चैलेंज है। वो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब के लिए चैलेंज नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है और फेडरल गवर्नमेंट के भी चैलेंज है। आप समझते हैं कि ये जो 12 जाने गई हैं, ये लैक ऑफ स्ट्रेटेजी की वजह से गई हैं? रात का टाइम था, रस्तों का पता नहीं था। हाँ, मैं समझता हूँ कि बेहतर प्लानिंग की जा सकती है थी, और उनको ये सोचना चाहिए था कि इस एरिया के अंदर डाकू मौजूद है, तो वहाँ से अगर हमने जाना है तो डे टाइम को जाते, रात को जाते ना। और दूसरा ये है कि अगर वो इस किस्म की लापरवाहियाँ तो बाहर सूरत कर लेते हैं, वो तो ज़रूर हो गई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो वाक़या हो गया है वो तो एक बड़ा ही ख़राब वाक़या हुआ है। जिनके ख़ानदानों में ये मौत वाक़या हुई है, उनकी पूरी फैमिली, वो उनका माँ बाप पीछे बेचारे जो हैं, और बच्चे अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई। लेकिन अब इस सूरत हाल को अभी संभालने की ज़रूरत है, और संभालने का मतलब ये है कि ऐसा ऑपरेशन किया जाए। ये अगरचे वो एक डिफिकल्ट एरिया के अंदर मौजूद है। पहली बात तो ये, इस किस्म के डिफिकल्ट एरियाज होने ही नहीं चाहिए। इनएक्सेसिबल एरियाज अगर हैं सर, आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। अगर ये बुगटी कबीला चाहे तो वो डाकुओं को पकड़ भी लेते हैं, और पुलिस से कम वसाइल, कम बजट में, कम तरबियत में वो उनको हैंडल भी कर लेते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक पूरा, जिसे कहते हैं ना कि 10 साल का अरसा गुजर गया है, पुलिस काबू नहीं कर पाती है। ये क्या है, क्यों है? हाँ, ठीक कहते हैं आप, ठीक कहते हैं। ये कमजोरियां हैं, और कमजोरी इस किस्म की है कि अगर कोई हुकूमत के अंदर से कोई कारिंदा, कोई मिनिस्टर, कोई MNA, कोई MPA या कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी किसी क्रिमिनल की मदद करने के लिए आ जाए और उसको छुड़ा के ले जाए, तो हुकूमत की वो तमाम जितनी अथॉरिटी है वो जीरो हो जाती है। जो अभी आपने बात की है, ये जो अभी आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाकई असर रसूख होता है क्रिमिनल्स के साथ? बिल्कुल होता है, और वो अक्सर असर रसूख अपना इस्तेमाल करके इस किस्म, वो फिर बात ये नहीं करेंगे और ये नहीं कहेंगे। तो यानी आप अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कच्चे के डाकुओं के ऊपर भी किसी का आशीर्वाद है, तो ऐसा ही है? वो इसलिए कि अगर मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, मुझे उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन होता यही है कि क्राइम रुक जाता है अगर एक मैसेज चला जाए क्रिमिनल को कि मैं अगर पकड़ा गया तो मुझे सजा होएगी और मैं नहीं बख्शा छूट सकता, अदालत से भी मुझे सजा हो जाएगी, पुलिस वाले भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, किसी सिफारिश पर नहीं छोड़ेंगे, कोई पैसे लेके नहीं छोड़ेंगे, किसी रिश्वत से नहीं छोड़ेंगे। तो एक मैसेज जाता है। स्टेट अथॉरिटी इसी तरह से कायम होती है कि एक डिटरेंस का मैसेज हो। अगर डिटरेंस का मैसेज नहीं है और वो जरा सा कमजोर, माय पॉइंट इज के इस वाकये की जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? जो 12 जानें ज़ाया हुई हैं, शहीद हो गए, प्यारे चले गए, माएँ जो हैं वो अपने बेटों को अब नहीं देखेंगी, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? क्योंकि मैं आपको एक ट्वीट जो है उसका रेफरेंस देती हूँ। 2023 में राना सनाउल्लाह ने बाकायदा पंजाब पुलिस को मुबारकबाद दी थी और IG साहब को भी मुबारकबाद पेश की थी कि आपने बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया है कच्चे के इलाके में, और आपने 2 मासूम बच्चों को भी रिहा किया है जो अगवा हुए थे सलामती से, और बल्कि आला मिसाल कायम की है। बहुत सारे दावे हैं, इस तरह की बहुत सारी ट्वीट्स हैं, बहुत सारे इंटरवल्स में पुलिस ने कार्रवाई करके फलाने सरगना को मार दिया, फलाने को हलाक कर दिया, वगैरह वगैरह किया है, लेकिन क्लीन ऑपरेशन नहीं किया अभी तक। मैं देखिए, बात ये है कि ये एक कंटिन्यूस वॉर है।
इसमें क्रिमिनल क्राइम करता है, वो अपने तरीके भी उसको बदलता रहता है और इसी तरह से पुलिस भी अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करती रहती है। तो ये कंटिन्यूस वार, अगर कोई ये समझे कि दुनिया के किसी खत्ते में जुर्म बिल्कुल खत्म हो गया तो वो खत्म हो नहीं सकता। लेकिन अगर इस तरह से कोई चैलेंज करे और एक जगह के ऊपर बैठ के ऑर्गेनाइज तरीके से और पता भी हो कि वहां पे है, तो उसको फिर उसका कलाकमा कर देना बहुत जरूरी है। इनके पास सर अगर असलहा छुप आता के कहां किसी से? जगह पे ये असला तो बाहर सूरत सारा मोस्टली केपी से, फ्रंटियर से आएगा, बाहर से आएगा और इनके हाथ में किस तरह से असला लगा है ये जरूर मैं समझता हूँ कि ये भी एक कमजोरी है। जो हमारी चेक पोस्ट लगी होती है उन चेक पोस्ट से असला को गुजरना नहीं चाहिए। लेकिन आप भी मेरी बात से एग्री करेंगी कि हर गाड़ी को आप चेक नहीं कर सकते, इसलिए ये कुछ कमजोरियां हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले जिस बात की निशानदेही की है, ये दरमियान में कोई ना कोई कमजोरी, किसी ना किसी सिफारिश, किसी ना किसी कांटेक्ट की वजह से अगर कोई एक आदमी भी छूट जाए तो एक पूरा साइकोलॉजिकल मैसेज आता है कि हाँ हम छुड़ाए जा सकते हैं और हमें कोई हमारे पीछे मौजूद है। ये मैसेज खत्म होने चाहिए, इस किस्म के मैसेजेस, और इसको स्वीप करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि ये एक इससे बड़ा भारी नुकसान क्या हो सकता है पूरे मुल्क के लिए। एक तरफ पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर डाकू जो है वो चैलेंज कर रहे हैं हुकूमत की अथॉरिटी को, दूसरी तरफ टीटीपी वाले और उसके साथ जो दूसरे कुछ ग्रुप्स हैं वो चैलेंज कर रहे हैं मुल्क की अथॉरिटी को। तो मैं समझता हूँ इस वक्त स्टेट के लिए अगर हमने कोई मैसेज भिजवाना है कि एक पीसफुल कंट्री है और इस मुल्क के परसेप्शन को ठीक करना है, तो हमें इसको क्लीन, तो फिर हमें कोई मिसाल कायम करनी पड़ेगी कि जिससे बाकी सोचने वाले भी डरें कि वो ये काम ना करें। बहुत शुक्रिया चौधरी याकूब साहब, आपने वक्त निकाला। और नाजरीन, आखिर में पाकिस्तान और IMF के दरमियान रवां बरस 12 जुलाई को $7 अरब 37 माह के अरसे में फराहम करने का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया था, मगर अब तक कर्ज मिलने का ये प्रोग्राम पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। और IMF के वेबसाइट पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 30 अगस्त तक जारी स्केड्यूल में पाकिस्तान का कोई तस्करा नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान को कर्ज मिलने में ताखीर होती नजर आ रही है और मुआशी मुश्किलात में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। अगर माजी के औराक पलटें तो 50 की दिहाई में पाकिस्तान जर्मनी को कर्ज दे रहा था, जापान को इमदाद भेज रहा था, चीन को आलमी सतह पर मुतारिफ करवा रहा था और 1970 में पाकिस्तान उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर के खुफिया दौरा बीजिंग के इंतजामात मुमकिन बना रहा था और चीन और मगरबी दुनिया के दरमियान बराह रास्त राब्तों को मुमकिन बनाया जा रहा था। UAE की एमिरेट्स एयर कंपनी की बुनियाद रखने में पाकिस्तान ने मदद फराहम की। PIA से लेकर स्टील मिल तक सभी इदारे मुनाफे में थे और पाकिस्तान आलमी ममालिक में अपनी साख मजबूत बनाता जा रहा था। 90 की दिहाई में जब कराची रोशनियों का शहर था तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है, मगर फिर अचानक तरक्की का सफर तनज़्ज़ुली में बदला और आज हम IMF समेत वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरब, UAE और चीन समेत कई ममालिक के मकरूज हैं। यानी हमारे अखराजात उधार मांग कर चलते हैं और हमारे वजीर आजम ये बताते नहीं थकते कि अगर हम किसी मुल्क में जाते हैं तो शक्ल देखकर वो समझ जाते हैं कि हम मांगने आए। मांगने की ये रस्म IMF से लेकर दीगर ममालिक के साथ जारी है, मगर अब की बार IMF से 5.09% की बुलंद शराय सूद पर कर्ज लेने का इंकशाफ हुआ है और यही वजह है कि अवाम को टैक्स, मजीद टैक्स, सुपर टैक्स और जनरल सेल्स टैक्स की गुत्थियों में उलझा कर रख दिया गया है। अवाम पर टैक्सेस का बोझ है और IMF से कर्ज की मद में मिलने वाली रकम के 90 अरब रुपए सियासी स्कीम्स पर खर्च कर दिए गए हैं। पार्लियामेंट, सदर हाउस की ताज़ीनो आराइश और ब्यूरोक्रेसी के बाबुओं को लग्जरी घर देने के लिए अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। मईशत बेहतर करने के लिए एक तरफ हम कर्ज ले रहे हैं तो दूसरी जानिब सरमायाकारों की जानिब से इंडस्ट्री मुल्क से बाहर शिफ्ट करने की बातें सुनाई दे रही हैं। मिल्लत ट्रैक्टर कंपनी ने रिफंड क्लेम्स की अदायगी का तरीकाकार वाज़े ना होने पर ट्रैक्टर्स की पैदावार रोकने का कह दिया है और अगर रिफंड का मसला बरकरार रहता है तो कंपनी अपना यूनिट बंद करने का भी फैसला कर सकती है। अब जहां एक जानिब मुल्क मईशत को मजबूत करना है, वहीं IMF से कर्ज प्रोग्राम भी शुरू करना है क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। हुकूमत ने IMF की नाकाबिले यकीन शराइत पर अमल करते हुए 5% से जायद शराय सूद पर कर्ज लेने की हामी तो भर ली है, मगर हुकूमत को कर्ज लेने से पहले $12 अरब बैरूनी ज़राए से भी जमा करना होंगे।
अब 12 अरब डॉलर्स इकट्ठे करने के लिए पाकिस्तान चीन, सऊदी अरब और यूएई का कर्ज रोल ओवर करने के साथ साथ मशरिक़ वुस्ता के बैंक्स से भी 4 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की बातचीत कर रहा है। दोस्त ममालिक का कर्ज रोल ओवर होने समेत किसी भी महाज पर हुकूमत को एक्सटर्नल कर्ज मिलने में भी अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार मुल्क अगर मुआशी मैदान में भी कमज़ोर रह गया तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद की जाएगी। आप भी इस पर ज़रूर सोचिए और हुकूमत वक्त को अब सोचना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।